हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज हम कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो सही विकल्प है उसकी ओर देख लेते हैं। तो सही विकल्प में सबसे पहला है, इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा CH यानी कि चौथे नंबर का ऑप्शन। और ब नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे +3 आ जाएगा। स नंबर का आ जाएगा 7.4 इसका हो जाएगा। और द नंबर का जो संकरण पूछा गया है वो होगा sp3 इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया तो इसका सही उत्तर पहले का क्या हो जाएगा, केल्विन। और ब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2 और 3 आ जाएगा। सी का कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, D2 आ जाएगा। ई नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, S ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आपको पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आएगा, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, 55.5 यानी कि यहाँ पर 55.55 होती है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स, यानी अब पूरी पढ़ाई होंगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 5 यानी कि यहाँ पर 55.55 होती है तो उसको 5 लिख देंगे। और भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है, जबकि सामान्य का 18। और सर्वाधिक जल यहाँ पर जो ऊर्जा पूछी गई है तो यहाँ पर क्या होती है, जल योजन ऊर्जा लिथियम की होती है। उसके बाद S ब्लॉक किसको कहा जाता है, वर्ग 2 के तत्वों को। और P ब्लॉक किसको कहा जाता है, वर्ग 13 के तत्वों को। ये सही जोड़ी मिलान कर दिया आपने अ से ब। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको मोल अंश की परिभाषा पूछी गई। तो क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा इसमें उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। दोनों एक ही है, मोल प्रभाज या मोल अंश, कभी भी आया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आप इसमें नहीं भी चाहे तो लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे क्या पूछेगी, सिर्फ मोल अंश। और 1 नंबर में है तो फॉर्मूला आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। और यदि लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज = विलयन का यहाँ पर जो होता है कुल घटक बटे विलयन के कुल घटक। यहाँ पर आपको लिखना होता है विलायक और विलयन दोनों का मोल प्रभाज में आ जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर कंपलसरी नहीं लिखना है। दूसरा हो जाएगा लुईस क्षार, यहाँ पर क्लोरीन। और लुईस अम्ल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, यानी कि Br पे यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। और साथ में यहाँ पर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 तीसरे क्वेश्चन में, इसमें अणु में कितने, यहाँ पर जबकि 5 सिग्मा हो जाएंगे और पाई बंध की संख्या कितनी हो जाएंगी, 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 5 सिग्मा और 1 पाई बंध भी लिख सकते हैं। उसके बाद एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n एल्किन का, CnH2n-2 एल्काइन का होता है। उसके बाद 5वां है आयोडोफॉर्म, यानी कि यहाँ पर CH3 आई हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आयोडोफॉर्म में CH3I3 और एसिटिक अम्ल में CH3COOH लिख देना है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे का देखते हैं। तो यहाँ से हमारे सारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ से पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर लिख देना है पूरे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमारे कंप्लीट। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, पाउली का अपवर्जन नियम लिखना है। क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम, सन 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक यहाँ पर जो है उन्होंने बताया, पाउली ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उनके अनुसार क्या हुआ, जिसे पाउली का क्या कहा जाता है, अपवर्जन नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्या N, L और M ये एक समान हो सकती है, किंतु चौथी क्वांटम संख्या यानी कि S, यहाँ पे S का मान क्या होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, 1s2 हो सकता है। 1s2 आपने जैसे करा प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा।
उसके बाद में यहाँ पर n का मान यदि 1 है तो n का मान यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर s के मान दो अलग अलग हो सकते हैं। तीनों की देखिए यहाँ पे मान, यहाँ m के 0 है, l के भी 0 है, n के 1, लेकिन s के मान यहाँ पर +1/2 जबकि यहाँ पर -1/2। मतलब ये दोनों प्रकार से क्या है, s के मान यहाँ पर भिन्न है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वर्ग 13 के तत्व पूछे गए, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिशियस यहाँ पर आपको लिखना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो ये आपको लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस प्रकार से लिखना है, 2 ब्यूटीन के समकक्ष और विपक्ष श्रेणी यहाँ पर आपको बताना। तो ये यहाँ पर आपको C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H, तो ये आपका समकक्ष हो जाएगा। उसके बाद में विपक्ष आपके लिए बनाना है। तो दोनों तरीके से आपको विपक्ष के लिए क्या करना होगा, यानी कि जो CH3 है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और H भी यहाँ पर क्रॉसिंग में यहाँ पर बन रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, CH3 दोनों एक ही पक्ष में हो रहे थे और H भी यहाँ विपक्ष, मतलब दोनों अलग अलग पक्ष में होंगे। ये इस प्रकार से आपको श्रेणी बनाना है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सीमांत अभिकर्मक पूछा गया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकर्मक जो पहले खत्म हो जाते हैं, जिससे की कमी से अभिक्रिया रुक जाती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको हुंड का नियम लिखना है। क्या होता है हुंड का नियम, तो वैज्ञानिक हुंड ने आपबाहु जो द्वारा, तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थान क्या होता है, निर्धारित किया। तो इस नियम में क्या होगा कि जो कक्षक होंगे उनके इलेक्ट्रॉन निर्धारित होंगे। तो इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब यहाँ पर क्या हो, आगे भरने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए रिक्त कक्षक शेष नहीं हो। उदाहरण यहाँ पर आपको देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का चक्रण यहाँ पर जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 2, यहाँ पर जो 6 में ऑक्सीजन को 6 अनुसार बांटे गए हैं परमाणु क्रमांक में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पूरी संख्या यहाँ पर बांटी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर लिखना है कि यह नियम सन किसने दिया, 1911 में मोजले द्वारा दिया गया था। इसमें तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था, तो ये मोजले ने दिया था 1911 में। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने वर्ग है और कितने आवर्त है, तो यहाँ पर 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ये आपको लिखना अच्छा रहेगा, इसमें क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको S और P ब्लॉक में अंतर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 11 दिया गया है। परिभाषा ऑक्सीकरण संख्या S और P ब्लॉक में अंतर देख लेते हैं। परिभाषा होंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन में S कक्षक में प्रवेश करते हैं जबकि इसमें P कक्षक में। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप बिंदु भी लिख सकते हैं कि मुख्य बिंदु जो अंतर किया गुण यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0, +1 और 1, 2 हो सकती है क्योंकि यहाँ पर S ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 के तत्व आते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या बहुत भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे ऋण 3, 0 और -5 तक हो सकती है। उसके इस ब्लॉक के सभी तत्व कैसे होते हैं, धातु होते हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन को छोड़कर। और इसमें अधिकांश तत्व क्या है, अधातु है और अन्य कैसे है, धात्विक है। बंध कौन कौन से पाए जाते हैं, आयनिक बंध, रासायनिक बंध बनाते हैं, यहाँ पर सहसंयोजी और आयनिक बंध बनाते हैं। क्रियाशीलता क्या होंगी, अत्यंत क्रियाशील होते हैं और तुलनात्मक रूप से कम यहाँ पर क्रियाशील होंगे पी ब्लॉक में। इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, ऑक्साइड क्षारीय बनेंगे और इनके ऑक्साइड प्रायः कैसे होंगे, अम्लीय होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ब्रांस्टेटर लॉरी ने जो नियम यहाँ पर बताया गया था कि अम्ल क्षार सिद्धांत प्रोटॉन पर आधारित होता है, यानी कि पी पर। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और अम्ल प्रोटॉन दाता होता है जबकि क्षार क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। उदाहरण के लिए HCl + H2 यहाँ पर दाता प्रोटॉन है और यहाँ पर ग्राही है। तो H2O+ है और Cl-, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर H2O में H और OH में टूटता है तो वो मिलके H2O बना लेता है, जबकि यहाँ पर Cl क्लोरीन जो है वो ग्राही हो जाएगा। और इसी प्रकार से NH3 और H2O का जब आप करोगे तो NH4 यानी अमोनियम बनता है। तो ये आपको उदाहरण लिख लेना है। इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जल क्या होता है, प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये आपको लिख लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही यहाँ पर आपको संयुग्म में अम्ल और संयुग्म में क्षार की परिभाषा पूछी गई है। तो क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल संयुग्म में अम्ल कहलाता है। उदाहरण NH3 का संयुग्म में अम्ल NH4 बन गया। संयुग्म में क्षार क्या हो जाएगा, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार संयुग्म में क्षार, और अम्ल और क्षार HCl और H2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर H3O संयुग्म में अम्ल और संयुग्म में क्षार बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13।
जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता आपको पूछी गई है। तो अस्थायी कठोरता क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है इसकी अस्थायी कठोरता। इस कठोरता को जल को उबाल के दूर किया जा सकता है। इस कठोरता को आप कैसे दूर करोगे? जल को यदि उबाल लिया तो अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है। स्थायी कठोरता क्या होती है? इस प्रकार की कठोरता जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड यानी CaCl2 MgCl2 और सल्फेट CaSO4 MgSO4 इन लवणों के घुले होने के कारण होती है स्थायी कठोरता। इसलिए चूंकि ये लवण गर्म करने पर विघटित नहीं होते हैं, इसलिए इस कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, केवल उबालकर अन्य तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तब क्या होगा? तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन यानी जलाना यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर हो रहा है, तो क्या बन जाएंगे? MgO में यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करना है तो सामने 2 लगा दोगे, जैसे 2 लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल हम परमाणु के रूप में नहीं रख सकते, O2 के रूप में रखना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ 2 लगाओगे Mg2, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर सोडियम धातु को जल में यहाँ पर डाला जाता है, तो क्या होगा? Na लेंगे और H2O, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। या इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो जल है उसका इस आधार पे लेंगे तो हाइड्रोजन और यहाँ पर H2O2 पर ऑक्साइड भी बन सकती है, लेकिन यहाँ कंडीशन दोनों में अलग अलग हो जाएगी। दोनों लिख सकते हैं समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इस प्रकार से समीकरण बनाना है। यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ये बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, ये टूट के क्या हो जाएगा? इसका यहाँ का एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, वो CH3 के पास में होगा कन्वर्ट, और ब्रोमीन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो कार्बन के पास में ब्रोमीन हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताया गया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH गल तब तो लोहा यहाँ पर लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? है बेंजीन, C6H6 बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर आप आकृति भी दे सकते हैं बेंजीन की। तीसरे में CH3Br CH2Br प्लस KOH है एल्कोहल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पर 2KBr बन जाएगा और 2H2O, H2 और KBr यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में CaCa2 है और CH3OH और CH3OH की उपस्थिति में यहाँ पर करेंगे तो CaOH का होल्टाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 यहाँ पर बन जाएगा, तो ये आपको बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपको आंतरिक ऊष्मा लिखना पड़ेगा। तो किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक ऊष्मा उस तंत्र में उपस्थित सभी अणुओं की कुल ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा को UE से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जाओं पर निर्भर आंतरिक ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जाओं का योग होती है? तो आंतरिक ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा, कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाओं का रूप होती है। इसे यहाँ पर आप बना सकते हैं स्थानांतरित ऊर्जा, यहाँ पर आपको बना लेना है TeV, यहाँ पर बना लेना है कंपन ER, फिर EP, EN और EE आपको यहाँ पर बना लेना है। अतः किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान क्या करना होता है? ज्ञात करना संभव है। अब दहन ऊष्मा देख लेते हैं। क्या होता है दहन ऊष्मा? निश्चित ताप पर स्थिर दाब पर किसी यौगिक के निश्चित ताप और स्थिर दाब दोनों पर किसी यौगिक के 1 मोल की ऑक्सीजन के अधिक्य में पूर्ण दहन करने पर जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की क्या कहते हैं? दहन ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिए, CH4 यानी मेथेन प्लस 2O2 यानी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे तो CO2 गैस निष्कासित होंगी और 2H2O बनेगा। और यहाँ पर डेल एच का मान कितना हो जाएगा? 212 केल्विन यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर इसको जो कार्बन और ऑक्सीजन का बनेगा तो यहाँ पर CO2 भी बन सकता है, जैसे कि C+O2, तो यहाँ पर CO2 बन जाएगा, तो ये आपको बना लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको हीरा और ग्रेफाइट में यहाँ पर अंतर इस प्रकार से करना है। यह कैसा होता है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है, और यह हीरे की अपेक्षा नरम और बहुत क्या होता है? चिकना होता है। यहाँ पर आपको लिखना है। और साथ ही इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। इसमें क्या होता है? प्रत्येक यहाँ पर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय और चतुष्फलकीय होंगी, किसकी? हीरे की, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय की बनेगी। पांचवा अंतर हो जाएगा इसमें sp3 संकरण, जबकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। तो ये अंतर हो गया हमारे 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप इस प्रकार से नाम दे दोगे, CHCl3 क्लोरोफार्म है, तो 1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन इसको कहा जाएगा। उसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका प्रोपेन 2 यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के अनुसार इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद चौथा पांचवा
तो आपको तीसरा जो दिया गया है वो ब्यूटेन इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पर चौथा भी आपको बनाना है, तो ये 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट पांचवा यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से 6 मेथिल यहाँ पर बना लेना है आपको। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 3 ओल दिख रहा है यहाँ पर, ओल के लिए यानी कि जो आपको यहाँ पर मिल रहा है OH में, उसके अनुसार आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशंस केमिस्ट्री का, आपको बना लेना है। आगे का सॉल्यूशंस पे बहुत जल्द आ रहा है, साथ ही साथ सभी सेट्स के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द सभी शो के सभी सेट्स आने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।